ये ना, यहीं से शुरू होगा। शुरू यहीं से ना। 31 नंबर। 31 नंबर से ना। चलिए ठीक है। चलिए 31 से देखेंगे आप लोग। 31 नंबर। 31 नंबर से सवाल क्या है देख लेंगे। कहता है कि भारत के उत्तर में कौन सा पठार है। तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तो ये स्पष्ट है, कई बार मैंने आपको बताया है कि भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार। कौन पठार? ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है। दुनिया का क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन? तिब्बत का पठार। इसके अलावे कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं दुनिया के अंदर। जैसे एक पठार है अनातोलिया। तो याद रखेंगे कि अनातोलिया का जो पठार है वो याद रखेंगे तुर्की में है। कहां पे? कौन सा पठार? अनातोलिया। कौन सा? तो अनातोलिया का पठार कहाँ है? और कई बार मैंने बताया है पमीर। कौन? पमीर पठार की बात करेंगे, ये चाइना में है। कहाँ है? कहाँ पे? कौन पठार? तो पमीर का पठार कहाँ है? जबकि भारत में एक महत्वपूर्ण पठार है डेक्कन। कौन सा? तो बताओ भाई, डेक्कन का पठार किस देश में है? भारत। किस देश में? कौन पठार? तो डेक्कन पठार कहाँ है? पमीर पठार चाइना। पमीर पठार अनातोलिया तुर्की। अनातोलिया तुर्की। और दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। कौन पठार? तो दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन? जो चाइना के अंदर है। कहां पे? कंफर्म ना? चलिए, तो यहां पर पूछा गया था कि भारत के उत्तर में, तो भारत के उत्तर में तिब्बत का पठार है और हिमालय के वो उस पार है। ये ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक तो नॉर्मलाइज याद रखेंगे, कोसी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसका शोक? तो बिहार का शोक। नया चेचिस है। वहां से उठो तुम। उठो। उठिए। यस, पीछे बैठिए। कोई बात नहीं है। तबादला, गृह मंत्रालय तबादला कर दिया है। जैसे कोई एसपी, कोई डीएम। आ नहीं, थोड़ा और पीछे। वो वाली पीछे। तू भी पीछे ही जाके बैठो। वो लंबू। जैसे है ना, जो शांत इलाका है वहां पर कोई बदमाश एसपी आ जाएगा, थोड़ा सा रुआब दिखाने वाला, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एसपी का काम है लोगों के बीच अच्छा समन्वय बना के। वो डिक्टेटरशिप नहीं कि हम एसपी हैं। तो शांति फिर वो गड़बड़ कर देगा। बात समझ रहे हैं ना? तो हम वैसे जॉन जहां पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप अपने आप को सोच रहे थे कि हम भी हैं, तो हमरे सामने आप रहिएगा। अरे हम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आप एक्टर हैं, तो हमरे हिसाब से फिल्म में काम न कीजिएगा, या अपने हिसाब से एक्टिंग एक्टिंग कीजिएगा। नहीं न देंगे होने। तो हिसाब से थोड़ा सा रहना है ना। और हम तो पहले बोले थे कि हम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। हम मारेंगे भी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा। कोई अनियमितता नहीं। ई की कर रहा है लौंडा बीच में। जैसे नया नया चेचिस आएगा तो हमको देखता है कि हल्के में ले लेता है, सोचता है वो मास्टर होगा न।
तो बीच बीच में जो है न थोड़ा सा चुस्की लेता है, बोलेंगे दुनिया के सबसे बड़ा पठार, तो तनी तेज आवाज में दिखाएगा सबको, पमीर पठार। हम क्या, अच्छा तुमको भेज देते हैं हम जो है ना मैक्सिको के पठार पर, है ना। एक्टिव रहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि देख हम भी हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं चलता है। बात समझ गए ना, यहाँ सिर्फ मेरा चलता है। इसलिए अगर कोई नया चेचिस आए उसको हिदायत दे दीजिए। बात समझ गए ना, खुद हम जो है ना दंतेवाड़ा से रिटायर हैं। बात समझ गए ना, हाँ, दंतेवाड़ा और दूसरा पुंछ सेक्टर जम्मू कश्मीर से रिटायर हैं हम। बात समझ गए ना, इसलिए अगर कोई अनियमितता नहीं चलने देंगे, कि ध्यान रखिएगा। लफंगा तो खैर आज तक हमको मिलवे नहीं किया है, एक मिला भी, एक मिला तो तुरंत देखिए, कोई भी स्टूडेंट है ना वो गार्जियन से डरता है। पटना में कितना वो कुछ कर ले, कोई हॉस्टल कोई हॉस्टल, लेकिन वो गार्जियन और अपने समाज से डरता है। हम कुछ नहीं किए, हम तुरंत जो है, वैसे हमारे पास है बहुत सारे, पहले पता लगाए कि कौन जिला के हैं और कौन थाना के हैं, तो ऑटोमेटिक है। उतना हम कर चुके हैं कि लगभग बिहार के थाने में मेरा स्टूडेंट एगो आधगो है। तुरंत कॉल किए हम वहाँ, बोले कि वहाँ से नंबर जुगाड़ करना इसके बाप का। बोला सर तुरंत जो है, वो मुखिया कॉल किया, थाना था, थाना में सब इंस्पेक्टर था, वो मुखिया कॉल किया, मुखिया तुरंत उसका बाप का नंबर दिया, बाप को हम लगा के बोल दिया कि जो तुम्हारा आपका जो चेचिस है ना, यहाँ बहुत गड़बड़ी कर रहा है। बात समझ गए ना, मतलब अपने लहजे में हम बताए कि देखिए पढ़ने के लिए आया है और बहुत इसका शिकायत है, शिकायत ऐसा है कि चल जाएगा जेल। तुरंत तू कॉल किया, है ना, तुरंत कॉल किया, उसके बाद मामला बढ़िया सरदा गया। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी पढ़ा देंगे, या ये ध्यान रखिएगा। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी को कहा जाता है प्यारे। कोसी इसलिए शोक है क्योंकि ये नेपाल से जब उतरती है तो अपने साथ गाद लेके आती है। क्या लेके आती है? गाद। इसको अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। ये गाद या अवसाद, या इसको नॉर्मल में समझ लीजिए कि ये कीचड़ लेके आता है। क्या लेके? ढेर सारा मलबा लेके आता है। इस कारण कोसी ज्यादा गहरी नदी नहीं है। और क्या है, जब वो गाद लाके जब वो अपने बेसिन में बिछा देती है तो वो कभी भी मार्ग बदल देती है। मतलब जैसे ही मुख्य मार्ग में लेके कीचड़ आया तो वो ऊंचा हो गया, और जैसे ही ऊंचा हुआ तो मुड़ गया इधर। इस लेकर ये नदियां मार्ग बदलने के लिए बदनाम है। क्या बदलने के लिए? और जब मार्ग बदलेगा तो ऑटोमेटिक है दूसरे जगह जाएगा, और दूसरे जगह जब जाएगा तो दूसरे जगह ध्यान रखेंगे ज्यादा वो जान माल का नुकसान करेगा। इस लेकर बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी। सबसे पहले कोसी बिहार के सुपौल पहुंचती है। कहां पहुंचती है? सुपौल पहुंचती है। सुपौल के रास्ते सहरसा। ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोसी से है तो सुपौल सहरसा है। इसके अलावा खगड़िया जो कोसी बेल्ट कहलाता है, और फिर ये गंगा की सहायक होती है। कोसी याद रखेंगे नेपाल में इसकी 7 धारा मिलकर सप्त कोसी कहलाती है। क्या कहलाती है? जबकि इसकी मुख्य धारा नेपाल में अरुण के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? किसके नाम से? तो इसकी मुख्य धारा किस नाम से? जबकि इसकी 7 धारा सप्त कोसी। 7 धारा, तो 7 धारा क्या कहलाती है? लड़की का है बैठे, तबीयत खराब है, तो ध्यान रखेगा अरुण के नाम से जानी जाती है। कौन भाई? कोसी। कौन? 7 धारा क्या कहलाती है? सप्त कोसी। अपने साथ क्या लेके आती है? गाद या अवसाद। गाद या, सबसे पहले बिहार के किस जिले में? सुपौल। किस जिले में? कौन सी नदी? और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की क्या है? कौन सी नदी? मार्ग बदलने के लिए बदनाम कौन नदी? मार्ग बदलने के लिए बदनाम, मार्ग बदलने के लिए कौन सी? कंफर्म ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि भूटान की सुरक्षा एवं
विकास की जिम्मेदारी कौन सा देश लिया है? कौन? देखिए भाई, भारत अपने आस पड़ोस के 2-4 देशों को लाचारी है इसके साथ। जैसे ध्यान रखेंगे, 1-2 बेटा नालायक निकल जाता है तो उसको बाप को लेके चलना पड़ता है समाज में, नहीं तो समाज वाला ताना देगा कि काहे तुम इतना मेहनत करके पैसा जमा किया या तुम्हारे पास संपत्ति है तो किस काम का है। तो इस लेकर भारत बीच में 2-4 देश को लेके चलता है। जैसे पहले तो नेपाल, किसको? नेपाल इतना है इसको टॉर्चर करता है, जैसे जो बेटा देखेगा लपुआ होगा बाप को ज्यादा टॉर्चर करेगा, दिखाइए बीड़ी पी लेगा। अब बाप को लगता है कि समाज के बीच पिएगा तो हमारे जो दूगो बढ़िया बेटा और शादी विवाह में दिक्कत हो जाएगा, तो उसको कहता ठीक है तो बीड़िए पिएगा लेकिन घर में बंद होके पी, लेकिन पी, बाहर में मत पी, है ना। तो उसी प्रकार से नेपाल है। नेपाल क्या होता है कि बार बार कभी कभी क्या होता है कि जबकि सब कुछ आप नेपाल और बिहार या भारत की बात करेंगे तो दोनों को लगभग सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन वो बीच बीच में क्या करता है कि भारत से ध्यान रखेंगे ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए ध्यान रखेंगे चीन के तरफ मुड़ जाता है, कहता हम जा रहे हैं चीन के तरफ, उधर से हम सब कुछ व्यापार करेंगे। फिर भारत कहता अच्छा रुक ले, कितना पैसा चाहिए? तो इतना पैसा, मतलब सारा फंड कोसी परियोजना पर जितना पैसा कुल भारत खर्च करता है। क्या उसके पास पैसे नहीं है? अब पैसा नहीं तो सब कुछ करता है। बगल में भूटान है, नहीं तो क्या है कि वो घर लूटे गवार वाली कहानी हो जाएगा, है ना। कि होता क्या है कि जैसे ही भारत भूटान, नेपाल, श्रीलंका को थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे अलग किया, चीन उधर से आ जाता है, चल हमारा साथ हमरे घर में बीड़ी पीना। अगर कोई किसी का बेटा बहक रहा है तो याद रखेंगे पड़ोस वाला का बहुत बड़ा योगदान है। इस लेकर बाप जो है अपने सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए, पारिवारिक सुरक्षा को देखते हुए कहता है जे करना है कर, लेकिन थोड़ा सा बच के, समाज क्या कह रहा है देख रहा है ना। तो इस लेकर नेपाल, भूटान, इसके अलावा श्रीलंका तो ऐसा चला गया हाल के दिनों में कि ध्यान रखेंगे पूरा चीन उसको कर्जा दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको आस पड़ोस बिगाड़ देगा, छत पर चढ़ा देगा, जैसे बच्चा बोलेगा छत पर चढ़ा देगा, फिर बोलेगा वहां से कूदो ने, कुछ नहीं होता है, हम बहुत कूदते थे। अब पैर जब टूट गया तो बाप पैसा खर्च करेगा। वही बात श्रीलंका के साथ हुआ। श्रीलंका को इतना कर्जा दे दिया चाइना, इतना कर्जा दे दिया कि पहले बोला कि जो पूरा तुम पैसा लो, अब पैसा लेके कर्जा इतना कर दिया कि श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया। अब जो है चाइना बैकफुट पर चला गया, बोला कि अब हमको कोई मतलब नहीं। वही बात है, बच्चा गिर गया और जब पैर टूट गया तो बोला कि वो चला गया, अब बाप खर्चा करे। बगल में भारत है, अशांति देखता है, वहां गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी, शायद आप लोग देखे होंगे कि वहां के, ध्यान रखेंगे, वहां के राष्ट्रपति भवन में आम जनता जाके घुस गया। अब पूरा का पूरा व्यवस्था अस्थिर और अशांति हो गया, गृह युद्ध की स्थिति बन गई। अंत में भारत जाकर वहां पर मामला को डील किया, भारत मदद किया। आर्थिक मदद करने के बाद श्रीलंका फिर ध्यान रखेंगे कि मुख्य मार्ग में आया। तो ये ध्यान रखिएगा कि भूटान की बात करेंगे तो भूटान के विकास में किसका योगदान है? भारत का। किसका भाई? किसका? भूटान की बात करेंगे, भूटान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? कितने राज्य? 4। कितने? तो भूटान से कितने राज्य? 4। कितने? जिसमें पहला है सिक्किम। कौन पहला? कौन? सिक्किम के बाद आसाम, सिक्किम के बाद आसाम। कौन सा? आसाम के बाद पश्चिम बंगाल, आसाम के बाद कौन? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद अरुणाचल। कौन सा? तो बताओ भाई कि भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने राज्य? 4। कितने? 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 पहला कौन? सिक्किम। पहला कौन? सिक्किम के बाद आसाम के बाद पश्चिम बंगाल के बाद। तो बताइए कि अगर सवाल पूछा गया कि भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने राज्य? 4। कितने? कितने? कन्फर्म ना? जबकि भारत का एक प्रमुख और लैंडलॉक व असल अवरुद्ध देश भूटान है, जो 2 देशों से घिरा हुआ है, भारत और चीन। भारत और कौन भाई? भूटान। कौन? तो भूटान कितने देश से घिरा है? 2। कितने? कौन कौन?
भारत और भारत, कंफर्म ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। कहता भाई कि भारत की कौन सा राज्य सीमा भूटान, चीन तथा म्यांमार तीनों देश से लगती है? कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश। कौन भाई? तो अरुणाचल की सीमा याद रखेंगे, मुख्य रूप से अरुणाचल की सीमा 3 देशों से लगती है। कितने देशों से? कितने से? कितने? कंफर्म ना। तो अरुणाचल की सीमा कितने देशों से? 3 देश। कितने देश भाई? किसका? अरुणाचल। किसका? जैसे ध्यान रखेंगे, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा 1 से अधिक देशों से लगती है। जैसे मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर हम बात करें आपको, तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि भारत की बात करेंगे, यहां पर अरुणाचल है। सबको पता है कि ये अरुणाचल है कि नहीं है? भारत का सबसे पूर्वतम राज्य कौन? अरुणाचल। अरुणाचल की सीमा 3 देशों से लगती है। पहला तो चीन। कौन? चीन के बाद भूटान। कौन सा? और भूटान के बाद म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। कौन सा? तो सीधा अरुणाचल की सीमा कितने देश से? 3 देश से लग रहा है कि नहीं? पहला भूटान। कौन? चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार। कितने से? कितने? 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 कंफर्म ना। जबकि ध्यान रखेंगे सिक्किम। कौन सा? यहां बताइए सिक्किम है कि नहीं? सिक्किम की सीमा भी 3 देश से। कितने? नेपाल। कौन? कौन? चीन। कौन? और भूटान। कौन? तो बताओ भाई, सिक्किम अगर पूछ दे कि सिक्किम से कितने देश की सीमा लगती है? 3। कितने? नेपाल, चीन और नेपाल, चीन और नेपाल, चीन और कंफर्म ना। और यहीं पर एक विवाद चाइना के साथ हुआ था, और यह विवाद था, याद रखेंगे, डोकलाम विवाद। कौन सा? डोकलाम। कौन सा? तो ध्यान रखिएगा कि अगर डोकलाम विवाद की बात की जाएगी, तो डोकलाम विवाद ध्यान रखिएगा भारत और चीन के बीच। भारत और किसके बीच में है? कौन विवाद? और डोकलाम है कहां? सिक्किम। कहां है? कौन सा? डोकलाम। कौन सा? जबकि हमने ये बताएंगे ये है लद्दाख। कौन है कि नहीं है? लद्दाख की सीमा भी याद रखेंगे 3 देशों से लगती है। कितने? देखो, लद्दाख चीन, लद्दाख सीमा बनाता है चीन से। किसके साथ? चीन के बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद, तो बताओ भाई, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कितने देश से सीमा? 3। कितने? जिसमें चीन, पाकिस्तान और कौन सा? कौन? कौन? कंफर्म ना। जबकि याद रखिएगा, तो ये स्पष्ट रूप से इस तरीके से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपका है, कहता है भाई, ध्यान देना है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते थे? मैकमोहन। कौन? ये सीमा का निर्धारण 1914 में। कब हुआ? 1914 में सर हेनरी रेडक्लिफ ने, याद रखेंगे, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया, जो भारत और चीन के बीच। भारत और किसके बीच? तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन। कौन? इसका निर्धारण कब किया गया? 1900। जबकि भारत और पाकिस्तान कई बार बताएं, कौन? रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेडक्लिफ रेखा। भारत और किसके बीच? भारत और कौन सी रेखा? रेडक्लिफ। कौन सा? जबकि सरक्रिक विवाद पढ़ाए ना, तो सरक्रिक विवाद किसके किसके बीच? भारत और,
तो भारत और पाकिस्तान के बीच एक और विवाद है, सर क्रीक। कौन सा? तो सर क्रीक विवाद की बात करेंगे, किसके किसके बीच? भारत और कौन विवाद? जबकि एक याद रखेंगे, न्यू मरे। कौन सा? न्यू मरे द्वीप को लेकर विवाद है, भारत और बांग्लादेश। भारत और तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवाद है, न्यू मरे। कौन? तो न्यू मरे द्वीप को लेकर विवाद किन दो देश के बीच? भारत और कौन विवाद? न्यू मरे। कौन? सर क्रीक विवाद किसके किसके बीच? भारत और रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और मैकमोहन भारत और चीन। भारत और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1900 कन्फर्म ना? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल, वही सवाल फिर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ। कौन सा भाई? तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देश के बीच? भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता, भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण किस सिद्धांत पर सहमति दी? बताइए किसके? प्लेट। याद रखेंगे, विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? अब सवाल है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, भाई ध्यान देना। तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करेंगे, गौर करेंगे। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, आराम से समझेंगे। ये भारतीय उपमहाद्वीप है भाई। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे। तो ये आपका भारत है, सबको पता है कि नहीं है? बताइए। भारत लग रहा है ना? ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक विभाजन, इसके भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। तो इसके भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे इसमें प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बड़ा योगदान है। आज से 4.5 करोड़ वर्ष पहले जैसा भारत दिख रहा वैसा भारत नहीं था। जैसा भारत था वैसा नहीं था। जैसे आज से 20 साल पहले ये लड़का जैसा अभी लग रहा वैसा नहीं था। इसके फिजिकल स्वरूप में अंतर है कि नहीं है? और आज के 30 साल बाद फिर ऐसा ही नहीं रहेगा। इसके भौतिक स्वरूप में अंतर आएगा। इसका बाल पूरा उजला हो जाएगा, इसका शरीर इस तरह से नहीं रहेगा, इसका हाइट भी घटेगा, है ना? ऐसे भी हाइट तो जो याद रखेंगे, आज से 20 साल पहले जो हाइट अभी है वो हाइट नहीं था। तो बताइए, जब किसी व्यक्ति के भौतिक स्वरूप में अंतर हो सकता है, उसके फिजिकल स्वरूप में अंतर हो सकता है, तो क्या भारत आज से 5 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था? नहीं था। और आज के 5 करोड़ साल बाद ऐसा रहेगा? नहीं रहेगा। रहेगा? ये तो मैं कई बार से आपको बताते हुए आ रहे हैं कि आज से 100 साल पहले ये बिल्डिंग था? ये बिल्डिंग था? नहीं था। और क्या आज के 100 साल बाद ये बिल्डिंग रहेगा? क्या 100 साल अभी आज के 100 साल पहले ये जितने लोग और हम लोग यहाँ थे, कहीं तो होंगे? कोई स्वरूप था? नहीं था। और क्या आज के 100 साल बाद यहाँ पर कोई रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो बताइए कि भौतिक स्वरूप का खात्मा या नाश हुआ कि नहीं हुआ? 100 साल के बाद यहाँ फिर कुछ और रहेगा? ये रहेगा नहीं रहेगा वो तो कोई नहीं जानता। 100 साल पहले भी क्या था वो हमको भी पता नहीं, और 100 साल बाद भी कौन यहाँ रहेगा किसी को पता नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, भौतिक स्वरूप में ये पूरा का पूरा एरिया प्यारे था थैटिस सागर। कौन सागर? कौन सागर? थैटिस सागर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, ये पूरा का पूरा एरिया याद रखेंगे थैटिस सागर था। कौन सागर? तो आज से 5 करोड़ वर्ष पहले याद रखेंगे यहाँ हिमालय था? नहीं। हिमालय था? नहीं। क्या था? थैटिस सागर। कौन सागर?
अब वर्तमान में यहां पर क्या है? हिमालय। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है कि नहीं है? उसके बाद प्यारे ध्यान रखिएगा, यहां पर 30 सागर था, तो ये प्राचीनतम भूखंड जो था ये दक्षिण भारत, जो आप अभी ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पहाड़ था, पठार था। मैग्मा निकला होगा, पठार बन गया होगा, ये सब पठार था, ये सब पठार था। और ये बीच में गड्ढा था। बीच में क्या था? जब हिमालय बना तो ये सब गड्ढा, जहां हम लोग हैं ना पूरा गड्ढा था। इतना लगभग 5-6 किलोमीटर गड्ढा था ये, जहां पर हम लोग अभी खड़ा हैं। अब बोलेगा ये मास्टर झूठे बोल रहा है, गड्ढा है, ऐसे अपन मनीष बोल रहा है, ये सब बात समझ रहे ना। लेकिन ऐसा पढ़िएगा तब पता अपने खुद चलेगा, अभी तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये गड्ढा था, और ये गड्ढा को ध्यान रखेंगे, हिमालय की नदियां गंगा, कौन? ब्रह्मपुत्रा, कौन? सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये सभी लाला के इस गड्ढे को भरकर एक विशाल मैदान स्वरूप दिया। क्या दिया? स्वरूप। क्या दिया? स्वरूप दिया। और उस स्वरूप में निखार आया। कुछ स्वरूप याद रखेंगे प्राकृतिक होते हैं, और कुछ स्वरूप याद रखेंगे, कुछ स्वरूप जो होते हैं ना वो ध्यान रखेंगे आपके आर्टिफिशियल भी हो जाता है। जैसे अभी आर्टिफिशियल स्वरूप में अंतर होता है कि नहीं होता है? चेहरे पे आर्टिफिशियल तरीके से क्रीम और पाउडर लगा के लोग थोड़ा देर के लिए गोरा हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? जबकि एक नेचुरल है कि नहीं है? एक नेचुरल होता है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर इस गड्ढे को मिट्टी से लाकर नदी इसको भर दिया, और एक समतल मैदान बना जिसका नाम दिया गया गंगा का मैदान। क्या दिया गया? कौन मैदान? और ये बना प्रायद्वीप का पठार। कौन पठार? प्रायद्वीप का पठार को ही प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना। क्या कहते हैं? ध्यान देना, ये जो दक्षिण भारत है ना, ये सबसे प्राचीनतम भूखंड है गोंडवाना। कौन है? क्या है? क्या है? क्या है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से इतनी आबादी है, ये आबादी कभी ना कभी पृथ्वी पर, कभी ना कभी पृथ्वी पर 10-20 ही होगा। लेकिन उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा ना। आज भारत की आबादी 1.5 अरब होने जा रहा है, हो सकता है कि 3 अरब भी हो जाएगा। तो 1.5 अरब अभी किधर है ना? तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि कालांतर में एक ही भूखंड था गोंडवाना। कौन? जैसे याद रखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई, तो पृथ्वी के उत्पत्ति में याद रखेंगे 2 भूखंड थे। पहला भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? क्या नाम था? पेंजिया। और इसके ये स्थल था। पेंजिया क्या था? स्थल। पेंजिया क्या था? स्थल। और इसके चारों ओर जल था जिसको पैंथेसाला कहा गया। क्या कहा गया? पैंथेसाला। क्या कहा गया? पैंथेसाला कहा गया। और ये था पेंजिया। कौन था? हुआ क्या, कालांतर में आज से करोड़ों अरबों करोड़ों वर्ष पहले याद रखेंगे कि ये पेंजिया जो एक भूखंड था, ये टूट गया। ये क्या हो गया? टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। और जो उत्तर की ओर खिसका ना, तो ये भाग कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। क्या कहलाया? और जो दक्षिण की ओर खिसका वो क्या कहलाया? गोंडवाना। क्या कहलाया? क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। जिसमें अपना भारत जो है, अपना जो भारत है वो गोंडवाना का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? किसका? तो दक्षिण भारत जो है वो कौन लैंड का उदाहरण है? गोंडवाना। तो सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन था? गोंडवाना। कौन? और फिर कौन? तो पहले एक ही भूखंड था। जैसे एक ही दादा के 2 पुत्र हुए, और 2 पुत्र के फिर 3-3 बेटा हो गया। तो जितना वो 6 पोता का तो कोई एक वो दादा था, 6 पोता के एक दादा था, 2 बेटा का कोई एक ही बाप था, है कि नहीं है? तो ये स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ये गोंडवाना और ये अंगारा। फिर कालांतर में क्या हुआ कि इस गोंडवाना से ही महादेश बना, और इस गोंडवाना से बना एशिया। क्या बना? क्या बना?
नहीं प्यारे, एशिया नहीं बना, इससे बना, याद रखेंगे, इससे बना आपका दक्षिण भारत। कौन? दक्षिण भारत तो था ही, दक्षिण भारत के अलावे बना अफ्रीका। कौन? दक्षिण अमेरिका। कौन? कौन अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया। कौन? ये सभी किस भूखंड के भाग थे? गोंडवाना। किसके? और अंगारा लैंड से बना एशिया। कौन? अरे कौन भाई? यूरोप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। कौन? कौन? तो अंगारा लैंड से बना एशिया, यूरोप और कौन? एशिया, यूरोप और एशिया, यूरोप और, जबकि याद रखेंगे गोंडवाना से दक्षिण भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और, तो पहला भूखंड जो था वो पेंजिया। कौन? पेंजिया कितने भाग में बटा? कितने? 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 अंगारा लैंड और, तो प्रश्न आ गया कि हमारा दक्षिण भारत जो वो प्राचीनतम भूखंड किसके भाग है? गोंडवाना। किसके? किसके? कन्फर्म ना? जबकि ध्यान रखिएगा कि इसी गोंडवाना के ठीक नीचे इंडियन प्लेट है। कौन प्लेट? कौन प्लेट? और ऊपर अंगारा के पास है, याद रखेंगे, यूरेशियन। कौन? अब फिर यही हुआ कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन के तरफ दबाव दिया। क्या दिया? और बीच में जब थैटिस सागर था तो थैटिस सागर में जो भी मलबा अवसाद था सब ऊपर उठ गया, और ऊपर उठ जाने के बाद एक बड़े पर्वत का निर्माण हुआ, हिमालय का। किसका? तो बताइए, पृथ्वी पर हर वक्त, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर साल, 10 साल, 100 साल, लाख साल, लाखों साल, करोड़ों साल, और ये प्रोसेस चल रहा है। और ये प्रोसेस याद रखेंगे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में अंतर कर रहा है। भौतिक स्वरूप में क्या कर रहा है? भौतिक स्वरूप में जिस प्रकार से व्यक्ति के 50, 60, 70, 80 साल के आयु में इसके बॉडी के भौतिक स्वरूप में अंतर होते रहता है, लेकिन अंतर होते रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। चलता है? ऐसा थोड़े है कि तू पता चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता कि पता चल जाएगा कि एक दिन 2 दिन बैठल रहेंगे उसके पास और उसके बाद पता चल रहा है कि देखो 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 अभी थोड़ा सा हमारे सामने बढ़ा था, इसका आंख भी देखो अभी बढ़ गया हल्का सा। ऐसा तो पता नहीं चलता, लेकिन भौतिक स्वरूप और फिजिकल स्ट्रक्चर में तो बदलाव आ रहा है, बॉडी में बदलाव आ रहा है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप में भी बदलाव आता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि पूरे भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के भौतिक स्वरूप में हर वक्त बदलाव चल रहा है, या तो वो प्राकृतिक एक्टिविटी से या फिर वो मानव एक्टिविटी से। मानव भी लगातार प्रकृति के याद रखेंगे, प्रकृति के भौतिक स्वरूप को याद रखेंगे, बदलने में लगा हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे इससे उसका दुष्परिणाम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्रकृति आपके ध्यान रखेंगे बॉडी के स्वरूप नेचुरल रूप से बढ़ाता है। लेकिन अगर आप नेचुरल रूप ना लेकर आर्टिफिशियल तरीके से अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं तो उसका दुष्परिणाम होता है। जैसे नेचुरल खाने पीने से जो आपका बॉडी बढ़ता है वो याद रखेंगे बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन आर्टिफिशियल अगर आप कोई प्रोटीन लेकर बॉडी बना लेते हैं तो वो प्रकृति के खिलाफ करते हैं, जिसका दुष्परिणाम होता है। तो अगर आप नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बांध लगाकर रोकते हैं तो प्रकृति भी आपसे बदला लेता है, जबकि अगर प्रकृति चाहे तो वो अपना मार्ग खुद बदल लेता है। जैसे कोसी अपना मार्ग खुद बदल लेता है, लेकिन एक हम नदी पर बांध बनाकर उसके जल को एक तरफ से दूसरे तरफ डाइवर्ट करते हैं, ये कहीं ना कहीं प्रकृति के खिलाफ है। तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे कि पृथ्वी पर किसी भी प्रकृति के स्वरूप को हम मानव या प्रकृति हर वक्त याद रखेंगे उसके स्वरूप के साथ क्या करते रहता है? बदलाव करते रहता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आप लोग समझ गए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ना। ये जर्मन वैज्ञानिक वैगनर ने दिया था। जर्मन वैज्ञानिक किसने दिया था? वैगनर साहब ने दिया था, याद रखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन सिद्धांत? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। हाँ लिखिए लो।
प्लेट विवर्तनिक कहता प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग किसने और कब किया था? ये किया था तुजो विल्सन ने किया था। लेकिन याद रखेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था वैगनर। किसने दिया था? वैगनर दिया था, है ना। सिद्धांत दिया था कौन? वैगनर। लेकिन शब्द का प्रयोग किया था तुजो विल्सन। किसने किया था? तुजो विल्सन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इस सिद्धांत दिया था कौन? जर्मन वैज्ञानिक वैगनर। कौन दिया था? वैगनर। याद रखिएगा प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग याद रखेंगे तुजो विल्सन। कौन दिया था? तुजो विल्सन। याद रखेंगे। अब कहता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? यह किया था डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। कौन किया था? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने किया था। याद रखेंगे 1667। 1667। कौन सिद्धांत? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था कौन? तो डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भाई कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के ऊपरी भूपट्टी कितने प्लेट से बनी है? 6 बड़ी प्लेट। कितने बड़ी प्लेट? 6 और 9 छोटी। लेकिन याद रखेंगे छोटी प्लेट का धीरे धीरे याद रखेंगे खोज भी किया गया, है ना। तो स्पष्ट रूप से बड़ी प्लेट इसमें याद रखेंगे। छोटी प्लेट की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़ी प्लेट याद रखेंगे कहता है कि सिद्धांत में कितने प्लेटों से बनी है? तो 6 और याद रखेंगे छोटे प्लेट कितने हैं? 9। छोटे प्लेट कितने हैं? 9। छोटे प्लेट कितने हैं? 9। ये प्लेट क्या होता है मैंने आपको कई बार बताया है कि पृथ्वी के अंदर ध्यान रखेंगे पृथ्वी जो हमारी है वो प्लेट से बना हुआ है और प्लेट में मूवमेंट होते रहता है। प्लेट में क्या होते रहता है? मूवमेंट। प्लेट में क्या है? मूवमेंट है। प्लेट में क्या है? और प्लेट में मूवमेंट है। जिस प्रकार से ये पंखा चल रहा है लेकिन पंखी चल रहा है लेकिन उसके अंदर एक विशेष पार्ट है बैरिंग, है कि नहीं है? तो बैरिंग के अंदर मूवमेंट है। बैरिंग के अंदर मूवमेंट है ना। उसी प्रकार से प्लेट में मूवमेंट है। और यही प्लेट होता क्या है कि यही प्लेट में मूवमेंट के कारण जब ध्यान रखेंगे दो प्लेट आपस में टकराएगा और टकराने के बाद ध्यान रखेंगे वहीं पर याद रखेंगे भौतिक स्वरूप में अंतर होगा और वो पर्वत बनेगा। क्या बनेगा? पर्वत। तो दो प्लेट के आपसी टकराव के बाद ध्यान रखेंगे क्या बनेगा? पर्वत। या दो प्लेट के आपसी टकराव के बाद भूकंप या सुनामी। भूकंप या तो याद रखेंगे कहता है कि अगर प्लेट की अगर बात करेंगे तो प्लेट के आपसी दबाव से याद रखेंगे आपसी दबाव से याद रखेंगे पर्वत का निर्माण होगा। किसका निर्माण? तो प्लेट के आपसी दबाव के कारण किसका निर्माण होगा? पर्वत का। किसका? जैसे हमने अभी बताया था कि हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? बताइए। हिमालय पर्वत दो बड़े प्लेट। कितने बड़े प्लेट? इंडियन और यूरेशियन। इंडियन और कौन? तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण कौन बना? हिमालय। कौन बना? तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दबाव के कारण कौन बना? जबकि याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन। कौन प्लेट? अरे लड़का स्थिर से लो, ध्यान दीजिएगा। इंडियन प्लेट सॉरी आपका पैसिफिक प्लेट और दक्षिण महासागरीय प्लेट के दबाव के कारण दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला बना एंडीज। कौन? 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 तो एंडीज बना दो प्लेट के दबाव से। दो प्लेट के। जबकि ध्यान रखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जो आता है उसके लिए भी याद रखेंगे जिम्मेदार है प्लेट। कौन है? क्योंकि जहां पर जापान है वहीं पर दुनिया के दो बड़े प्लेट, एक पैसिफिक प्लेट प्रशांत महासागरीय प्लेट और दूसरा एशियाई प्लेट, दोनों प्लेट के ठीक जहां टकराता है वहीं पर जापान है। वहीं पर कौन है? अरे लड़का हम जब निकलते तब भी दे देता। ये सब कितना हल्ला करता है लड़के।
हो गया। हाँ 39 छूट गया क्या? अरे सुतल था तुमरे। तो ध्यान रखिएगा कि दो प्लेट के आपसी टकराव के कारण पर्वत का निर्माण होगा और सुनामी और भूकंप की घटना। सवाल है कि जापान में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके या भूकंप क्यों आते हैं रोज? क्योंकि जहां पर जापान है वहीं पर दुनिया के दो बड़े प्लेट हैं। दुनिया के क्या हैं? अरे जिसका एक्सीडेंट का चांस उसी के पास ज्यादा बनेगा जिसका घर नेशनल हाईवे के पास है। बात समझे? गलतियों से एक्सीडेंट हो सकता है या लड़ाई झगड़ा घर में हुआ तब वो जाके एनएच पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसका घर बिल्कुल गली के अंदर है तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि एक्सीडेंट का चांस क्या है? कम। तो जहां पर प्लेटें नहीं है, जैसे हिमालय क्षेत्र में भूकंप के झटके ज्यादा आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि जहां हिमालय है, उत्तराखंड, कश्मीर, बिहार वाले कुछ एरिया में, यूपी वाले एरिया में भूकंप ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि जहां पर ये लोग हैं वहीं पर दो प्लेट का टकराव होता है, इंडियन और यूरेशियन, इंडियन और, तो भूकंप के झटके वहां ज्यादा महसूस होता है। जबकि दक्षिण भारत में भूकंप के झटके महसूस, क्योंकि वहां पर कोई प्लेट का टकराव नहीं है। कहां पे? दक्षिण भारत। तो ध्यान रखिएगा कि दुनिया में जहां भी भूकंप आता है वहां पर स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, प्लेट वहीं पर याद रखेंगे एक दूसरे से क्या होता है? टकराता है। एक दूसरे से क्या होता है? टकराता है। अब ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा याद रखेंगे सुनामी का खतरा बना रहता है, प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप का खतरा बना रहता है। इसलिए वहां बना रहता है क्योंकि वहीं पर दो बड़े प्लेट हैं, एक तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो ओसेनिक प्लेट कहलाते हैं, महासागरीय प्लेट कहलाते हैं, और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट में याद रखेंगे एशियाई प्लेट। दोनों जहां पर टकराता है वहीं पर जापान है। इसलिए कर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है? जापान। कहां पे? तो दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पे? कहां पे? कंफर्म ना? सवाल किया, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। क्या कहता? कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि भारत किस बड़े प्लेट का हिस्सा है भाई? ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय भूखंड। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और कौन? भारतीय भूखंड। याद रखेंगे भारत किस बड़े प्लेटों का हिस्सा है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय भूखंड, जिसे इंडियन प्लेट भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इंडियन प्लेट। कौन प्लेट? इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के याद रखेंगे हिस्से में पड़ता है कौन प्यारे? भारतीय उपमहाद्वीप। कौन उपमहाद्वीप? भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। और याद रखेंगे भारतीय, याद रखेंगे भूखंड या प्लेट, जिसे इंडियन प्लेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन प्लेट। याद रखिएगा जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संरक्षी प्लेट। क्या कहते हैं? संरक्षी प्लेट कहते हैं। जब याद रखेंगे दो प्लेट, कितना प्लेट? दो प्लेट याद रखेंगे, कहता है एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से आती है। एक ये दिशा से आती है और एक ये दिशा से आती है, और दोनों रगड़ते हुए निकल जाती है, तो ऐसे को कहते हैं संरक्षित प्लेट। क्या कहलाते हैं? इसमें खतरा का चांस क्या है? कम है। लेकिन जब वही दोनों टकरा जाएगा तो क्या होगा? बताइए, कोई गाड़ी केवल सट के हल्का सा रगड़ के निकल गया तो खतरा क्या होगा? कम होगा ना। और दोनों आके सामने मार देगा तो खतरा क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? तो स्पष्ट रूप से ऐसे प्लेट याद रखेंगे संरक्षी प्लेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरक्षी। आगे कहता है भाई, ध्यान देंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने अरब वर्ष पूर्व हुई है? लगभग अनुमान है कितना? 5 अरब। कितना? तो 5 अरब वर्ष याद रखेंगे पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई है? पृथ्वी। किसका? पृथ्वी के उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों के कई याद रखेंगे कई
ध्यान रखेंगे मत हैं, और इस मत में याद रखेंगे वैज्ञानिकों का कहना था, और ये मत तब गहरा गया, और जैसे जैसे आधुनिक वैज्ञानिक के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उस तरीके से नए नए सिद्धांत प्रतिपादन होते हैं। लेकिन जो पूर्व में हमारे वैज्ञानिक जो सिद्धांत को दे दिए हैं उनको हम कल्पनावादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सोच लिया कि यही होगा। बात समझ रहे ना? तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति गिरा हुआ है, तो नॉर्मल व्यक्ति जाकर वहां पर सिर्फ क्या पता लगा सकता है? या तो सिर्फ पता लगा सकता है कि ये पी के होली में गिरा था, या फिर ये बेहोश होके गिरा हुआ है। तो नॉर्मल व्यक्ति पता नहीं लगा सकता है। अगर वो ब्रेन हेमरेज भी है तो 1-2 दिन आईसीयू में रहता है, वो मरा हुआ नहीं, उसको जलाना नहीं है ना, जब तक कि डॉक्टर वेरीफाई नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे तरह तरह के लोग अनुमान लगा के वहां के आते हैं। कोई कहता है कि नहीं है ना, ड्रिंक करके गिरा हुआ है। कोई बोलता है नहीं नहीं बेहोश हो सही में लगता है मर गया है। कोई बोलता है नहीं नहीं मरा नहीं, अभी थोड़ा सा इसका हल्का है ना। सब अनुमान लगा रहा है ना। लेकिन पूर्णतः प्रतिपादन और सत्य सिद्धांत तब आएगा जब वो डॉक्टर के पास उसके बॉडी का वेरीफाई होगा कि डेथ है या बेहोश है या फिर ब्रेन हेमरेज है या कुछ भी है। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट तो आएगा जो कि उस बॉडी और उस व्यक्ति के लिए सही होगा कि वो मरा है या बचा है। तो ये कौन हो सकता है? या वो मरा होगा या तो बचा होगा। ये अंतिम सिद्धांत कौन देगा? डॉक्टर। लेकिन कुछ अनुमान के तौर पर 2-3 व्यक्ति लगा दिया, एक अनुमान पर कह दिया कि नहीं मरिए गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके कॉन्सेप्ट को हम सही मान लेंगे। वो अनुमान लगा के चला गया, हो सकता है वो पहले बचा हो, है ना, वो हॉस्पिटल जाते वक्त डेथ हुआ है। इन्हें कि वो बोल दिया कि मर गया, चल उठाओ डायरेक्ट जला दे, ऐसा नहीं होगा, है कि नहीं है? तो ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा कि 2 तरह के सिद्धांत वैज्ञानिक के हैं। एक पूर्व में जो कल्पनावादी सिद्धांत हैं, कई ने कहा कि 2 तारे आपस में टकराए और टकराने के बाद ग्रह बना, जिसमें 8 ग्रह है। जिसमें 8 ग्रह हमने आपको पढ़ाया था कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो एक वैज्ञानिक आया, बोला रे तुम बोल रहा है कि 2 तारा टकराया, सूर्य से एक तारा आके, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य से आके टकराया और ग्रह बन गया। तो एक ने बोला कि तुम ही बताओ, तुम बोल रहा है कि 8 ग्रह सूर्य के टकराने से बना, तो जब टकराया तो 8 गो काहे हुआ? 10 गो जो होता तब। तो इसलिए कर तुम्हारे सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे, है ना। 10 गो क्यों नहीं हुआ, 8 गो क्यों नहीं हुआ? वहां पर बहुत सारे याद रखेंगे वैज्ञानिक के सिद्धांत को खत्म किया गया। जब ये बिग बैंग थ्योरी आया तो इसमें ब्रह्मांड के उत्पत्ति से लेकर ध्यान रखेंगे पृथ्वी के उत्पत्ति को भी याद रखेंगे, प्रदर्शित किया गया। और ध्यान रखेंगे फिर नए सिद्धांत में ये आया कि सूर्य के ही याद रखेंगे, सूर्य में ही विस्फोट के कारण ध्यान रखेंगे ग्रह बने और क्षुद्र ग्रह बने, और वही ध्यान रखेंगे सूर्य की क्या करना शुरू किया? परिक्रमा। सूर्य क्या करना शुरू किया? परिक्रमा। और ध्यान रखेंगे, और इसी में पृथ्वी जो था एक ध्यान रखेंगे ठंडे ग्रह के रूप में ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे ठंडा हुआ, फिर यहाँ पर मानव का विकास हुआ, वायुमंडल हुआ, जीवों का विकास हुआ, और ये प्रोसेस याद रखेंगे करोड़ों साल का रहा और एक प्रोसेस के साथ है। और अभी भी ब्रह्मांड को लेकर, पृथ्वी को लेकर, अंतरिक्ष को लेकर ध्यान रखेंगे अभी भी वैज्ञानिक जो है सिर्फ एक अनुसंधान करके कुछ कॉन्सेप्ट ही जुटा पा रहा है। इसलिए जब भी हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, अंतरिक्ष के बारे में जब हम बताते हैं तो उसमें याद रखेंगे बहुत सारे सिद्धांत याद रखेंगे कल्पनावादी सिद्धांत होते हैं जो सिर्फ वैज्ञानिक ने मान लिया है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इस लेकर इसमें बहुत सारा चैप्टर में खास करके ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति में बहुत सारे कई मत हैं। इस लेकर एग्जाम में इस तरह के सवाल से याद रखेंगे क्या होता है कि बचता है भी
जहां सेट किया जाता है वहां बचता भी है, लेकिन चूंकि बीपीएससी आ गया है तो बीपीएससी आ गया है तो बीपीएससी क्या किया कि बोला कि यूपीएससी में तो 4 ऑप्शन है, बीपीएससी में बोल दिया कि इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसमें तो अगर कोई भी सिद्धांत है या ना है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सही करके आइए चाहे गलत करके आइए, आंसर तो बोर्ड अपने मन से ही देगा, है ना। एक से अधिक है या एक से अधिक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सब। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। जबकि मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि यहां पर बताया गया है कि पृथ्वी का उत्पत्ति लगभग यहां पर ऐड कर दिया, कभी ऑथेंटिक नहीं बताया है कि क्या किया है, लगभग। तो लगभग कितने अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष। कितने अरब वर्ष भाई, 5 अरब वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था और किस लैंड का भाग था, गोंडवाना। किसका भाई, गोंडवाना लैंड का। तो प्राचीनतम भूखंड 2 ही थे, गोंडवाना और कौन, अंगारा। गोंडवाना और तो प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना और अंगारा लैंड। स्पष्ट रूप से भारत का दक्षिण वाला पूरा एरिया, यहां तक कि पूरा दक्षिण भारत, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला पूरा एरिया याद रखेगा, प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना का भाग था। पहले याद रखेंगे एक ही भूखंड था जिसको पेंजिया का, पेंजिया 2 भागों में बटा, दक्षिण की ओर जो खिसका वो गोंडवाना हुआ, प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना, और उत्तर की ओर जो खिसका वो प्राचीनतम भूखंड कौन हुआ, अंगारा। और यही 2 भूखंड से कंटिनेंट या महाद्वीप का विकास हुआ। मतलब ध्यान रखेंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे कंटिनेंट और महादेश, यही 2 प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना और अंगारा लैंड के क्या थे, भाग थे। गोंडवाना और अंगारा लैंड के क्या थे। तो हमारा भारत का जो भूखंड है वो प्राचीनतम भूखंड किसका भाग है, गोंडवाना। किसका, कंफर्म ना। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, है ना। नेक्स्ट कल।